हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप सिंप्लीफाइड। सो आज डिस्कशन में बात करने वाले हैं पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पायरो सीक्वेंसिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है हमारे सैंगर सीक्वेंसिंग और मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग में, कि डीएनए सीक्वेंसिंग जो रहता है वो एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम हमारे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को रिकग्नाइज करते हैं, उनको समझते हैं। लाइक जो भी हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को एनालाइज करते हैं कि किस ऑर्डर में हमारा न्यूक्लियोटाइड लाइक ए सी टी जी ये किस तरीके से अरेंज्ड है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं। क्या क्या होता है? पहला सीक्वेंसिंग मेथड वो ये होता है सैंगर सीक्वेंसिंग, दैट वी हैव डिस्कस्ड सैंगर सीक्वेंसिंग। देन नेक्स्ट सीक्वेंसिंग मेथड होता है हमारा मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। सैंगर सीक्वेंसिंग को हम और किस मेथड नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा चेन टर्मिनेशन मेथड। मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग को हम केमिकल मेथड भी कहते हैं, और इन सारी चीज़ों का रीज़न मैंने पहले ही बता रखा है। पायरो सीक्वेंसिंग होता है 3rd टाइप एंड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो आज हम पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पायरो सीक्वेंसिंग क्या है, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर दे रखा है पायरो सीक्वेंसिंग एक ऐसा मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का बेस्ड ऑन सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सिंथेसाइज होता है डीएनए स्ट्रैंड, वैसे वैसे आपका सीक्वेंस जो है वो होने लग जाता है, यानी कि आपको एनालिसिस होने लग जाएगा कि किस तरीके का ऑर्डर है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो उस बेसिस पर ये डिपेंड करता है, इट्स बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल इन विच द सीक्वेंसिंग इज परफॉर्म बाय डिटेक्टिंग द न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड बाय अ डीएनए पॉलीमरेज। जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, वैसे वैसे आपका सीक्वेंसिंग होता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग relies on light detection based on chain reaction when pyrophosphate is released. So ये यहाँ पर पायरो का मतलब ही है कि यहाँ पर हम पायरोफॉस्फेट के रिलीज का यूज करते हैं। पायरोफॉस्फेट यानी कि दिस वन, ओके। इसके रिलीज का हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू लाइट। ये रिलीज होगा तो लाइट डिटेक्ट होगा, और जैसे ही लाइट डिटेक्ट होगा तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमको पता चल जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा पायरो सीक्वेंसिंग का। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है जो कि कंटिन्यूएशन में है, इधर 3' है और इधर पे हमारा 5' है, ईयर 3', ईयर 5'। तो जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड आता है तो वो किस फॉर्म में होता है, डीएनटीपी, यानी कि वो किस फॉर्म में होता है, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। ये चीज़ हमको याद रखना है ना। ट्राइफॉस्फेट यानी कि इस तरीके का बॉन्ड होता है ना। तो उसमें क्या होगा, अल्फा फॉस्फेट होता है, बीटा फॉस्फेट होता है। ये सारा कुछ हम रेप्लिकेशन में पढ़े होंगे। रेप्लिकेशन का ही मैं एक बार बता रही हूँ कि रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि कैसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अब अल्फा फॉस्फेट है, बीटा फॉस्फेट है और गामा फॉस्फेट है, राइट। अब क्या होगा कि जब भी अटैच होगा तो ये बीटा और गामा फॉस्फेट जो रहेंगे वो रिमूव हो जाते हैं। तो जो अटैच होगा वो क्या होगा, हमारा अल्फा फॉस्फेट अटैच हो जाता है, और जो बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट जो रहते हैं ये लोग रिमूव हो जाते हैं। दिस इज द बीटा फॉस्फेट, दिस इज द गामा। तो ये जो हमारा रिलीज हो रहा है ये क्या है, हमारा पायरोफॉस्फेट है, राइट। दिस इज द पायरोफॉस्फेट, और इसी का ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं इस मेथड में। पायरो सीक्वेंसिंग नाम से ही पता चल रहा है, पायरो मतलब पायरोफॉस्फेट के रिलीज से हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा तो कैमरा से लाइट डिटेक्ट हो जाएगा। लाइट डिटेक्ट होने के बाद में फिर पायरोग्राम से हम, पायरोग्राम यानी कि एक ऐसा ग्राफ होता है जहाँ पे हम रीड करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को, इट्स अ ग्राफ। सो उसके बाद में हम सीक्वेंस जान लेते हैं, सीक्वेंस डिटरमाइन कर लेते हैं, ओके।
तो इस तरीके का मेथड होता है पूरा ओवरऑल एक पायरो सीक्वेंसिंग। तो मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ बताया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिर्फ एक रेप्लिकेशन में जैसे जैसे जो डीएनए पॉलीमरेज जिस चीज़ को यूज़ करता है उसी को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डीएनए सीक्वेंस को जानने के लिए। तो चलिए इसके पूरे स्टेप्स को हम अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा पायरो सीक्वेंसिंग का स्टेप है। सबसे पहले तो हमारा जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सपोज दिस द डबल स्ट्रैंड डीएनए, हम उसको क्या कर देंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? ताकि हमें टेम्पलेट मिल सके। कोई भी एक स्ट्रैंड को हम लेंगे एज अ टेम्पलेट। अब ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को फिर हम क्या करेंगे, एक ट्यूब में डाल देंगे और इस ट्यूब में हमारा टेम्पलेट रहेगा। और ये ट्यूब में ये जो टेम्पलेट है फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, इट विल बी अटैच्ड टू अ बीड से ये अटैच होगा। दिस द टेम्पलेट एंड दिस द बीड। और इमल्शन पीसीआर कर लेंगे, एम्पलीफाई कर सके हम अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को। अब एम्पलीफाई हो गया है, उसके बाद में हम अपना रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा और ये हमारा प्राइमर हम अटैच करेंगे, जिसमें कि ये 5' एंड है और ये हमारा 3' एंड है। अब जो रिएक्शन मिक्सर में हम क्या क्या डालने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज हम ऐड करेंगे। ये एक एंजाइम है जो कि आपका चेन इलोंगेशन में हेल्प करेगा। एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम डालेंगे, ल्यूसीफरेज डालेंगे, एपाइरेज, एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट डालेंगे एंड ल्यूसीफेरिन डालेंगे। ओके, तो ये सारा कुछ हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, डाल देंगे। उसके बाद में अब हमारा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा प्राइमर हो गया और ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, जिसके ऑपोजिट में हमारा इलोंगेशन चल रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है GAATTC। अब क्या होगा, इसमें हम 1 by 1 DNTP ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है ये कैसा मैकेनिज्म है, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस है। सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मतलब जैसे जैसे सिंथेसिस होते जाएगा वैसे वैसे सीक्वेंसिंग होते जाएगा। तो 1 by 1 हम DNTPs को ऐड करते जाएंगे और फिर उसका ऑर्डर डिटरमाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक एक करके हम DNTPs को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम DTTP को ऐड किए। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अटैच हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिट में A रहा होगा, तो ये T जो है वो अटैच हो गया। ओके, अब अटैच हो गया तो मैंने बताया था कि अल्फा फॉस्फेट तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो बीटा और गामा है वो रिलीज हो जाएगा, है ना। तो बस यही है, यहाँ पर बीटा और गामा दोनों फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पायरोफॉस्फेट क्या हो गया, रिलीज हो गया। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ये जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हमने हमारे रिएक्शन मिक्सर में दे रखा है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज इज डूइंग द वर्क ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पर ये इलोंगेट हो रहा है। अब ये जो पायरोफॉस्फेट हमारा बना है, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ये पायरोफॉस्फेट जो रहेगा ये एपीएस के साथ रिएक्ट करेगा। एपीएस क्या है यहाँ पर, एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट। ये भी हमने हमारे रिएक्शन मिक्सर में दे रखा है, अगर आप देखो तो यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं हम एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट। इसके साथ में हमारा पायरोफॉस्फेट रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। एंजाइम का नाम है सल्फ्यूराइलेज। और उसी के प्रेजेंस में अब क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ओके, सो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड हियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एटीपी जो रहेगा एंड ल्यूसीफेरिन, जो कि हमने हमारे रिएक्शन मिक्सर में दे रखा है, ये दोनों ही ल्यूसीफरेज के प्रेजेंस में प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सील्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन जो रहेगा वो ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा एटीपी जो रहेगा वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ यानी कि लाइट प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा यानी कि हमारा डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है वो डिटरमाइन हो जाएगा। तो बस वही लाइट डिटेक्ट हुआ कैमरा से और फिर हमारा ये जो इस ग्राफ को हम बोलते हैं पायरोग्राम। ओके, पायरोग्राम बोलते हैं। पायरो मतलब समझ में आ रहा है कि पायरो सीक्वेंसिंग का जो ग्राफ है उसको हम क्या कह रहे हैं, पायरोग्राम। ओके, यू कैन रिमेंबर द नेम ऑल्सो।
तो यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि ये लाइट है और अगेंस्ट द टाइम यहाँ पर हम जो ग्राफ बन रहा है वो हम जान पा रहे हैं। तो उस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, अब यहाँ पर सारा एंजाइम तो हमने देख लिया कि ये सारे एंजाइम्स क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ए पाइरेस को नहीं देखे कि ए पाइरेस का यहाँ पर क्या रोल है। तो ए पाइरेस जो रहता है वो ऐसा एंजाइम होता है जो उन न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, जो भी आपका अननेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स है जो आपके इस मिक्सचर में होगा उनको हटाने का काम जो है वो ए पाइरेस का काम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डीएनटीपी एक्स्ट्रा जो भी हमारा डीएनटीपीज होगा वो ए पाइरेस एंजाइम के थ्रू डीएनटीपी प्लस डीएनएमपी यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देगा और फॉस्फेट इस तरीके से ही उसको ब्रेक डाउन कर देगा और रिमूव कर देगा रिएक्शन से, ताकि हम बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सके। राइट, वो हिंडर ना करे हमारे मेन प्रोसेस को। तो ये एक्स्ट्रा जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको रिमूव करता है। दूसरा फंक्शन ये होता है ए पाइरेस का कि ये जो एटीपी है, यू कैन सी दिस एटीपी। अब भाई अगर यहाँ पर एटीपी है और ये एटीपी लाइट में कन्वर्ट हो गया तो ओके, लाइट ग्लो कर रहा है, लाइट इज ऑन। ओके, अब लाइट को ऑफ भी तो करना है ना, कि लाइट ऑन ही थोड़ी ना रहेगा। तो लाइट को ऑफ करना यानी कि हम क्या करेंगे, इस एटीपी को क्या करेंगे कि एक बार अगर सिग्नल जनरेट हो गया उस लाइट का कोई रोल नहीं है। अब हम नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के लिए देखेंगे तो अब इस एटीपी का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो सिंथेसाइज हो रखा है ना और ये लाइट ऑन ही है। तो अब इसको हमें स्विच ऑफ करना है। तो स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस एटीपी को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसका भी जो ब्रेक डाउन होता है वो ए पाइरेस ही करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा लाइट ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑफ होगा तो आपका सिग्नलिंग जो रहेगा उस न्यूक्लियोटाइड के लिए ऑफ हो जाएगा। तो ये वन टाइम प्रोसेस रहता है कि आपका एटीपी प्रोड्यूस हुआ, लाइट जनरेट हुआ, जैसे ही लाइट जनरेट हुआ ओके, एक बार सिग्नल जनरेट हो गया, जैसे ही सिग्नल जनरेट हुआ तो ए पाइरेस आके इस एटीपी को डिग्रेड कर देता है ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे इस सिस्टम में। ओके, सो इसी तरीके से एटीपी को भी हमने क्या कर दिया, ए पाइरेस ने डिग्रेड कर दिया, एडीपी प्लस एएमपी प्लस फॉस्फेट। इस तरीके से ए पाइरेस का रोल होता है। ओके, अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि डीएनटीपीज जो रहेगा हम कौन से डीएनटीपीज यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि डीएनटीपीज तो हम सारे वही डालेंगे जैसे कि डीटीटीपी, डीजीटीपी, लेकिन डीएटीपी के जगह में हम डीऑक्सी एडिनोसिन थायोट्राइफॉस्फेट डालेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एटीपी जो है ये हमारा सिस्टम में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है। जब पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा उसके बाद में सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के थ्रू ये एटीपी बन ही रहा है। तो सिस्टम में ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर भी डीएटीपी अगर हम डाल रहे हैं और यहाँ पर भी एटीपी पहले से ही प्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम में, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इस तरीके का अलग तरीके का न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन अल्फा थायोट्राइफॉस्फेट। ओके, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड जो कि हम ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ डीएटीपी। तो ये तो सारा हमने स्टेप्स देख लिया। अब ये ग्राफ को समझते हैं। सपोज ये हमने ऐड किया था जी और यहाँ पर ये सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज़ द सिग्नल। देन सी ऐड किए तो पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ और ये सी का रीडिंग आ गया। देन टी ऐड किया, लेकिन हो सकता है कि टी के कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहे होंगे और इसीलिए क्या होगा, सपोज कि यहाँ पर सी रहा होगा और हमने टी ऐड कर दिया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये टी तो उसके साथ अटैच नहीं हो सकता तो इसको रिमूव कर देंगे। तो अब क्योंकि हमने ऐड किया था इसीलिए ये रीड हो जाएगा एज अ टी, लेकिन क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ इसीलिए यहाँ पर हमारा सिग्नल जनरेट नहीं हुआ।
इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है तो सिग्नल नहीं आएगा। ऐड किया है, अगर हमने उसको ऐड कर दिया उस न्यूक्लियोटाइड को, तो इट विल बी रेड बाय द सिस्टम, सिस्टम से रीड हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको ऐड तो कर दिया ना, तो वो रीड तो करेगा ही। लेकिन अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे रीड हो गया है लेकिन सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। अगेन वैसे ही यहाँ पर रीड हुआ, हो सकता है वो इनकॉर्पोरेट हो गया होगा, इसीलिए सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि डबल जी है, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में जरूर डबल सी रहा होगा, तो डबल जी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। और अगर ये 2G इनकॉर्पोरेट हो गया, इसका मतलब इसका एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ होगा और इसका एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ होगा, इसका मतलब 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे, इसका मतलब कि 2 टाइम्स आपका लाइट जो है वो डिटेक्ट होगा, राइट। तो आपका इसीलिए जो सिग्नल है वो कैसे आ रहा है, इट इज डबल द न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। तो इस तरीके से जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कैसी है, वो डबल, वैसे सीसी में भी इसकी इंटेंसिटी डबल। इसका मतलब ये है, इससे हम यही समझ पा रहे कि यहाँ पे डबल सी रहा होगा, यहाँ पे डबल जी रहा होगा, वैसे ही टी यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से हम इस पायरोग्राम को पढ़ते हैं, इस ग्राफ को हम कहते हैं पायरोग्राम, ओके। तो इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। तो यही है, इसको मैंने इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है कि ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है, फिर सेकेंड में हमारा सल्फ्यूरेज एंजाइम एक्ट करेगा, एपीएस के साथ में हमारा पायरोफॉस्फेट जो रिलीज हुआ था वो इंटरैक्ट करेगा, उसके बाद में ल्यूसीफेरिन विल बाइंड विद द एटीपी, जो भी हमारा एटीपी प्रोड्यूस होगा वो इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ऑक्सील्यूसीफेरिन बनेगा, और ये एटीपी जो रहेगा वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। और जैसे कि मैंने बताया था ए पायरेज का क्या काम होता है, जो भी हमारा अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स होता है या उन न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर, जैसे कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें डीएनटीपी यहाँ पर दिखा है, ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया है। तो अगर ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा है तो ये ए पायरेज एंजाइम के पास से ये डिग्रेड हो जाएगा और फर्दर हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पायरोसीक्वेंसिंग। और ये वाला जो डीएनटीपी है ये इनकॉर्पोरेट हो गया तो ये आगे बढ़ गया ये रिएक्शन, और अगर इनकॉर्पोरेट नहीं होगा तो ये ए पायरेज की तरफ चला जाएगा। ए पायरेज जो रहेगा हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने का काम करता है, ओके। अब इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं कि सपोज करते हैं ये एक दिस इज द प्राइमर और ये हमारा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये हमारा पायरोग्राम जो जनरेट होगा जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे, ओके। तो ये हमारा लाइट का इंटेंसिटी बताएगा और इधर हमारा टाइम, ओके। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या दे रखा है टेम्पलेट में, टी, यानी कि ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, ए, ओके। अब पहले हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, अगर टेबल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने दे रखा है DCTP, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको समझे तो ये DCTP यहाँ पर जाएगा, ओके। DCTP जाएगा, बट क्योंकि टी के ऑपोजिट में तो एक की ज़रूरत है तो ये तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, वो रीड हो चुका है, इट हैज़ बीन एडेड, तो ये रीड हो चुका है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो सिग्नल नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर 1 2 3 ऐसे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि ये तो अटैच ही नहीं हुआ, अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, पायरोफॉस्फेट, नंबर ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे तो लाइट इंटेंसिटी नहीं रहेगा, ओके। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब फिर से अब हम देखें DATP यानी कि अल्फा थायोट्राइफॉस्फेट अब हमने ऐड कर दिया, यानी कि एडिनोसिन हमने दे रखा है। एडिनोसिन क्योंकि पता है ये तो अटैच होएगा ही यहाँ पर, तो ये अटैच हो गया। अब क्योंकि अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पायरोफॉस्फेट, एक पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, लाइट इंटेंसिटी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर रीड भी होगा और सिग्नल भी जनरेट करेगा। कितना जनरेट करेगा,
इट विल बी 1। ओके, ये 1 आपका सिग्नल जनरेट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें DTTP, तो नेक्स्ट हमारा टेम्पलेट में है C। तो अगेन ये तो C के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज नहीं होगा, तो लाइट इंटेंसिटी भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये ऐड हमने कर दिया तो T को तो शो करेगा ही, तो ये ऐसे ही आ जाएगा बस। ओके, वैसे DCTTP। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सॉरी DCTP होगा यहाँ पे। तो अब G के ऑपोजिट में C तो आएगा ही, इसका मतलब अगर ये इनकॉर्पोरेट हो गए, मतलब कि पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक रिलीज होगा कि 2 रिलीज होगा, नो इट विल बी 2। क्यों 2 रिलीज होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तो C आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे 2G है, तो 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा तो लाइट इंटेंसिटी विल बी 2 टाइम्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर C यहाँ पर रीड होगा और सिग्नल भी जनरेट होगा, मगर अब सिग्नल किस तरीके से जनरेट होगा, इट विल बी 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर डबल G है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है DGTP। तो यहाँ पर यस ये इनकॉर्पोरेट होगा, तो यहाँ पर 1 पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा एंड 1 लाइट इंटेंसिटी जनरेट होगा। तो G में अगर हम देखें तो G जो रहेगा वो इस तरीके से शो करेगा। अगेन यहाँ पर दे रखा है A, तो A के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, T, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमने, DGTP डाल रखा है, तो नहीं होगा रिलीज और लाइट इंटेंसिटी भी शो नहीं करेगा। तो क्योंकि हमने डाल दिया था तो इसीलिए G को रीड तो करेगा ही, लेकिन सिग्नल जनरेट नहीं होगा। अब अगला है A। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 है और T है यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, 3 पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। ओके, तो यहाँ पे T। ओके, 3 पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हमारा लाइट इंटेंसिटी जनरेट होगा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे T का अगर मैं बनाऊं सो इट विल बी, ये 3 टाइम्स हमारा T आ गया। ओके, देन DCTP। नेक्स्ट क्या है, C है, तो C और C तो नहीं हो सकते, पायरोफॉस्फेट रिलीज नहीं होगा, लाइट इंटेंसिटी भी नहीं शो करेगा, लेकिन रीड तो करेगा, तो ये ब्लैंक रहेगा। ओके, देन DGTP। यस G आएगा, उसमें भी 2 आएगा, है ना, तो यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट आएगा और 2 टाइम्स हमारा लाइट इंटेंसिटी रहेगा। तो G लिखेंगे और इसको हम 2 टाइम्स लाइट इंटेंसिटी शो करेंगे, तो ये हमारा 2 टाइम्स हो गया। देन अल्फा थायो ट्राइफॉस्फेट ऐड किया। ओके, A है यहाँ पर, T है यहाँ पर, तो A भी अटैच हो जाएगा, सो 1 and 1, तो यहाँ पर हो जाएगा A का 1 में, एंड G के ऑपोजिट में C, तो यस हम C डाल रखें, तो ये एक बार पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा और लाइट इंटेंसिटी भी एक बार आएगा। So this is how the signal is generated and this is how you have to read the pyrogram. इसी तरीके से आपको आपका सीक्वेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस जनरेट हो चुका है। ओके, सो हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है। एडवांटेज अगर हम देखें तो ये बहुत ही रैपिड मेथड है, एक्यूरेट है, पैरेलल प्रोसेसिंग, इजीली ऑटोमेटेड, और इसमें आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज देखिए तो ये सिंपल रिसर्च लैब्स के लिए नहीं है, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं फॉर इंस्ट्रूमेंट और एनालिसिस करने के लिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पायरो सीक्वेंसिंग। बहुत ही अच्छा मेथड है, इजी मेथड है एंड ऑटोमेटेड मेथड है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।